चलो जी स्टार्ट करते हैं। पेरिफेरल कॉजेज की हम बात कर रहे थे। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर किसी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। या किसी पर्सन का क्या हुआ है कि ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन की वजह से क्या है, उस जगह पे ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है, ब्लड लॉस हो गया है, किसी वजह से चोट लग गई है, ठीक है, हाइपोवोलीमिया हो गया, किसी बंदे को मोशंस लगे हुए हैं, ठीक है, या उल्टियां वगैरह स्टार्ट हो गई, नाउजिया वोमिटिंग वगैरह वाली कंडीशन है, ठीक है। उस सूरत में क्या हुआ है कि हमारे जिस्म के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कम ब्लड वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। उसके बाद है एक्यूट वीनस डायलेशन। अगर किसी वजह से वीनस वेन्स जो हमारी हैं वो डायलेट हो जाएं, जब वेन्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड उस जगह पे पूल हो जाएगा, ब्लड उस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जब ब्लड उस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो हार्ट की तरफ वो जितना नॉर्मल में ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड दोबारा वापस हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न नहीं हो रहा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट भी कम होगी। उसके बाद कौन सी है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स। अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी वजह से, ठीक है, अगर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम होगी। ये काजेज लो आउटपुट की समझ आ गई है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अगर है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर मायोकार्डाइटिस को एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मायोकार्डाइटिस, जो हमारे हार्ट की मायोकार्डियम है, ठीक है, मायोकार्डियम कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर। मायो का मतलब होता है मसल, ठीक है, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट के मसल्स, ठीक है। मायोकार्डाइटिस, जिसके जिस भी टर्म के एंड पे आई टी आई एस आ जाएगा, आइटस आ जाएगा, दैट मीन्स उस चीज की इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, ठीक है। मायोकार्डाइटिस मीन्स मायोकार्डियम की इन्फ्लामेशन, ठीक है। जब भी उसकी इन्फ्लामेशन होगी तो वो एक्टिवली यानी कि इन्फ्लामेशन चल रही है, दैट मीन्स वो एक्टिवली उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। नॉर्मल मायोकार्डियम का मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। जब इन्फ्लामेशन होगी दैट मीन्स उस जगह पे कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है, किसी वजह से इन्फ्लामेशन हुई है ना, तो इन्फ्लामेशन की वजह से वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगी। क्लियर है? जी सर। नहीं समझ आई तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? नहीं सर, समझ आ गई है, थैंक यू। ठीक है जी। उसके बाद है वीनस रिटर्न एंड इट्स रेगुलेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वीनस रिटर्न। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वीनस रिटर्न पे इफेक्ट करते हैं? वीनस रिटर्न इज द रेट ऑफ ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट। क्या चीज़ है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट। इट नॉर्मली लिमिट्स द कार्डियक आउटपुट। इसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक आउटपुट के हमें पता चलता है कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगी। थ्री प्रिंसिपल फैक्टर्स, राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है, तीन फैक्टर हैं जो आगे इफेक्ट करेंगे वीनस रिटर्न पे। राइट एट्रियल प्रेशर इफेक्ट करेगा, डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। अगर राइट एट्रियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, ठीक है। अगर राइट एट्रियल प्रेशर कम है तो वीनस रिटर्न ज्यादा होगा। डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की डिग्री ऑफ फिलिंग कम है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा ताकि उसको डिग्री ऑफ फिलिंग को दोबारा नॉर्मल पे लेके आया जा सके। अगर रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा होगी तो वीनस रिटर्न कम होगा, क्योंकि आगे से रेजिस्टेंस है, ब्लड आगे नहीं जा रहा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली। ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि वीनस रिटर्न पे इफेक्ट कर रहे हैं।
all the nervous reflexes are prevented from acting. The venous return decrease to zero when the right atrial pressure rises to about +7 mm of mercury. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि राइट एट्रियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, यानी कि +7 है, ठीक है, अगर +7 से +8 जाएगा तो यानी कि वीनस रिटर्न कम होता जाएगा, ठीक है। अगर जैसे इस प्रेशर को कम करते जाएंगे वीनस रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा। कैसे होगा मैं आगे आपको उनको एक्सप्लेन करता हूँ मजीद। ये देखें, ये है वीनस रिटर्न, ठीक है। इस जगह पे प्रेशर कितना है, ये राइट एट्रियल प्रेशर है, ये वीनस रिटर्न है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर को जा रहा है यानी कि वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस जगह पे क्या है, ये प्रेशर -8 mm ऑफ मरकरी है। जिस जगह पे प्रेशर -8 mm ऑफ मरकरी है उस जगह वीनस रिटर्न सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्लस की तरफ जा रहा है, उसी तरह जो वीनस रिटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, स्लोप डाउन हो रहा है। जैसे जैसे 7 पे पहुंचा है तो जो वीनस रिटर्न है वो किस जगह पे आ गया, 0 पे। दैट मीन्स अब क्या हो गया है, जो एट्रिया हैं वो फुल्ली फिल हो गए हैं, ठीक है, उनका जो प्रेशर है वो फुल्ली तौर पे बिल्डअप हो गया, ठीक है। +7 पे जाके जो वीनस रिटर्न है वो किस जगह पे आ जाएगा, 0 पे, ठीक है। इसकी समझ आई है वीनस रिटर्न कर्व की। यस सर, आ गई। उसके बाद प्लेट्यू इन द वीनस रिटर्न कर्व, फॉल इन द एट्रियल प्रेशर बिलो जीरो, ठीक है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्दर इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न ऑलमोस्ट सीजेस आफ्टर -2 mm ऑफ मर्करी। यानी कि एट्रियल प्रेशर कहाँ तक फॉल हो सकता है, -2 mm ऑफ मर्करी तक, ठीक है। जब भी प्रेशर माइनस की तरफ जाएगा, यानी कि जब भी प्रेशर फॉल करेगा, आप लोगों को मैंने बताया कि जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज होगा, और +7 तक जाते जाते वीनस रिटर्न 0 तक आ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे प्लस की तरफ जाएंगे वीनस रिटर्न कम होता जाएगा, ठीक है। दिस प्लेट्यू इज कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ वेन्स एंटरिंग द चेस्ट। ये वीनस प्लेट्यू किस वजह से होता है, जो अगर जो वेन्स है वो कोलैप्स हो जाएं, जो चेस्ट की वेन्स है, चेस्ट के अंदर इंटर हो रही वेन्स हैं वो कोलैप्स हो जाए, यानी कि उनके अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर बिल्ड अप हो जाए तो उसकी वजह से ये वाला प्लेट्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब भी वेन्स कोलैप्स होंगी, किस वजह से कोलैप्स हो रही होती हैं, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से। मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर अब क्या चीज़ है, पहले भी आप लोगों ने सुना है, मैंने नाम लिया, अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोथ द एट्रियल एंड वीनस प्रेशर कम्स टू इक्विलिब्रियम, ठीक है, when all flow in the systemic circulation ceases to a pressure of 7 mm of mercury। यानी कि इस प्रेशर तक आते आते जो एट्रिया और वीनस प्रेशर है वो दोनों किस जगह पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे, यानी कि 7 mm ऑफ मरकरी पे जब प्रेशर होगा एट्रिया का, उस वक्त जो वेन्स के अंदर जो प्रेशर होगा, जो वीनस रिटर्न यानी कि हार्ट की तरफ जो वेन्स ब्लड लेके आ रही हैं उनके अंदर जो प्रेशर होगा और एट्रिया का जो प्रेशर होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, यानी कि दोनों साइड पे सेम प्रेशर होगा। उसको क्या बोलते हैं, मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर, वो टाइम जिस जगह पे वीनस रिटर्न का जो प्रेशर है, वेन्स के अंदर का जो प्रेशर है और एट्रिया का प्रेशर सेम लेवल पे होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, और वो कौन सा प्रेशर होगा, 7 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। उसके बाद है मेन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर, ये है मेन सिस्टेमिक। उसके बाद है मेन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर। विदाउट द ब्लड फ्लो द प्रेशर एवरीवेयर इन द सर्कुलेशन बिकम्स इक्वल, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है और उसकी वजह से जो पूरी सर्कुलेशन का जो प्रेशर है वो इक्वल पे आ जाए, ठीक है, दिस इक्विलिब्रियम प्रेशर इज कॉल्ड मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर। यानी कि पूरी सर्कुलेशन का अगर हम मीन निकालें, पूरी सर्कुलेशन के प्रेशर का, ठीक है, जितना जो भी प्रेशर है सारे को इकट्ठा करके अगर हम उतने नंबर पे ही डिवाइड करें, ठीक है, जो हमारे पास एक फिगर आएगा, यानी कि आर्टेरियल प्रेशर को, वीनस प्रेशर को, ठीक है, उसके बाद हार्ट के अंदर जो प्रेशर है उसको इकट्ठा करके अगर हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर पे, जितने चीज़ों का हमने प्रेशर को ऐड अप किया है, ठीक है, उससे हमारे पास मीन आ जाएगा कि
मीन एवरेज सब के अंदर जो एवरेज प्रेशर है वो हमारे पास आ जाएगा, उसको बोलते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज द प्रेशर एट विच ब्लड फ्लो स्टॉप्स। ठीक है, सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर का मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पे वेन्स के अंदर जो प्रेशर है और एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ब्लड मजीद फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। उसके बाद है मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसका पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ ताल्लुक नहीं है, आप लोगों को पता है ये वीनस रिटर्न जो सिस्टेमिक वेन्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान और एट्रिया के दरमियान है, तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन से इंडिपेंडेंट हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है मेन सर्कुलेटरी फिलिंग, वो सिस्टेमिक की हमने पहले बात की, अभी सर्कुलेटरी की बात कर रहे हैं। मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर इज द मेजर ऑफ द प्रेशर आफ्टर द ब्लड फ्लो स्टॉप्स। यानी कि ये एक इमेजिनरी मेजरमेंट है। इसमें क्या कहते हैं कि जब ब्लड फ्लो अगर स्टॉप हो जाए, ठीक है, अगर हमारी सर्कुलेशन टोटली सीज हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम जो प्रेशर है, सर्कुलेटरी प्रेशर है, उसको मेजर करें, वो जो प्रेशर होगा उसको मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो द मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली ये किसके सेम होता है, सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के। ठीक है, सिस्टेमिक और सर्कुलेटरी ऑलमोस्ट सेम होता है। कितना होता है, 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, जब इसका हम मीन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट ये भी उतना ही बनेगा। इफेक्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ग्रेटर द ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्रेटर द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। जैसे यानी कि भी अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, स्ट्रेस्ड वॉल्यूम वो होता है जो कि हार्ट के चैम्बर्स के अंदर होगा। ठीक है, वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 1000 ml। ठीक है, और अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम वो होगा जो हमारे पूरे जिस्म की वेसल्स के अंदर होगा। ठीक है, पूरे जिस्म की वेसल्स के अंदर ऑलमोस्ट 4000 ml ब्लड होता है। ठीक है, और जो ये जो 4000 ml ब्लड है जो जिसके ऊपर यानी कि कंप्रेशन नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि हार्ट जिसको पंप नहीं कर रहा, जो हमारे सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम बोलते हैं। वो कितना है, 4000 ml। इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, increased sympathetic stimulation is equal to increased mean circulatory filling pressure। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज करेंगे तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। वही प्रेशर जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि वीनस रिटर्न, ठीक है, नॉर्मली 7 पे क्या होता है, वीनस रिटर्न सीज हो जाता है। ठीक है, वीनस रिटर्न क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। आपको पहले भी हमने पढ़ा है कि 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे क्या होगा, डिक्रीज टू जीरो। ठीक है, लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू 17 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 17 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक फिर क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा, ताकि इससे क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले हमने बात की है विदाउट एनी नर्वस स्टिमुलेशन, वो 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक क्या हो रहा है कि जो ब्लड जो वीनस रिटर्न है वो सीज हो जाता है। लेकिन अगर स्टिमुलेशन हो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो 7 to 17 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जो ब्लड है वो वीनस रिटर्न है वो जारी रहता है, किस साइड पे, टू द राइट एट्रिया। इनहिबिशन में क्या है कि इनहिबिशन में 7 to 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली 7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे जो वीनस रिटर्न है वो सीज हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इनहिबिट हो जाए तो अप टू 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अभी प्रेशर होगा, उस वक्त भी वो सीज होने का खतरा है। ठीक है, उस वक्त भी वो ब्लड जो वापस वेनस रिटर्न हो रहा है वो जीरो पे आ सकता है। बात वही है जो हमने पहले पढ़ी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वेसल
वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करेगा, वेसल्स जब कंस्ट्रिक्ट होंगे वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगी। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज करनी है और रेट ऑफ कंट्रैक्शन भी इसने इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टिमुलेशन की वजह से ये प्रेशर डिफरेंस की बात की है, ये किस वजह से होगा, जब ये वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स हार्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्टिमुलेशन की वजह से, और अप टू 7 मिलीमीटर यानी कि इतना प्रेशर भी बिल्ड अप हो जाएगा तब तक क्या होगा, वीनस रिटर्न जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि ज्यादा मिकदार में ब्लड वापस आ रहा है। इस बात की समझ आई है या दोबारा एक्सप्लेन करूं इसको? कोई नहीं बोलता, पता नहीं, सोए रहते हैं। इफेक्ट ऑफ मेन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ऑन द वीनस रिटर्न कर्व। Greater the mean systemic filling pressure, greater is the venous return. अगर मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो वीनस रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रीज़न इंक्रीज मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर मीन इंक्रीज्ड टाइटनेस। ठीक है, आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना तो इस तरह लग रहा होता है कि मैं अकेला ही बस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस वजह से फिर वो उस डेडिकेशन के साथ एक्सप्लेन करने का दिल भी नहीं करता। अगर आप लोगों को समझने का दिल नहीं कर रहा तो मैं क्यों इतनी देर ऐसे ही बोलता रहा हूँ। तो सर हम एटलीस्ट सुन थोड़ा रहे हैं। थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें कि समझ हर रहे हैं चीज समझ। सर। अगर आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई बंदे बैठे हुए हैं अभी मेरी बात सुन रहे हैं कोई। ठीक है ना? Pressure gradient for the venous return. Right atrial pressure equal to the mean systemic filling pressure is equal to no pressure difference, which is equal to no venous return from the peripheral vessels. प्रेशर ग्रेडियंट फॉर द वेनस रिटर्न, यानी कि किस प्रेशर, अगर प्रेशर जिस साइड पे कम होगा, यानी कि वेन्स के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है और राइट एट्रियम के अंदर प्रेशर कम है तो ब्लड किस साइड को फ्लो करेगा, वीनस सिस्टम से राइट एट्रियम की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, जब प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाएगा उस वक्त ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, और जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो फिर राइट एट्रियम से ब्लड आगे राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा तो दोबारा राइट एट्रियम में प्रेशर डिफरेंस क्या, प्रेशर माइनस में चला जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेशर कम हो जाएगा दोबारा वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है कि राइट एट्रियल प्रेशर जब इक्वल टू द मीन सिस्टेमिक प्रेशर, ठीक है, जब वेन्स का और राइट एट्रियम का प्रेशर डिफरेंस यानी कि इक्वल होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न फ्रॉम द पेरिफेरल वेसल्स नहीं होगा। नो वीनस रिटर्न फ्रॉम द पेरिफेरल वेसल्स, यानी कि जब ब्लड प्रेशर इक्वल है तो वीनस रिटर्न नहीं होगा। जब प्रेशर माइनस में जाएगा यानी कि प्रेशर वेन्स का ज्यादा होगा और एट्रिया का कम होगा, उसी वक्त वीनस रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, effect of venous return to the curve, decrease in the resistance to one half twice the venous return curve will upward, यानी कि अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर वन हाफ रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो वीनस रिटर्न ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, और कर्व किस साइड को जाएगी, अपवर्ड जाएगी वीनस रिटर्न की जो कर्व है। ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे देखें, अगर इंक्रीज रेजिस्टेंस ट्वाइस, अगर रेजिस्टेंस को जो इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, वन हाफ ऑफ द वीनस रिटर्न, जो वीनस रिटर्न है वो ऑलमोस्ट हाफ पे आ जाएगा और कर्व किस साइड पे आ जाएगी, डाउनवर्ड। इसको अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप लोगों ने क्या किया है, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, अगर उस जगह पे आप रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दें तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हुई है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर ब्लड ज़्यादा जा रहा है, जब ब्लड ज़्यादा जाएगा तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से पंप ज़्यादा हो रहा है तो उससे उधर से क्या होगा, वीनस रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी साइड पे उसके बरक्स जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसकी अगर बात करें, अगर रेजिस्टेंस दो गुना कर दिया, ठीक है,
हमारा जो हार्ट है ब्लड को एक्टिवली पंप कर रहा है, लेकिन जितना ब्लड पंप करना चाहिए उससे उतना ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे से जो वेसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं किसी वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो सोचने वाली बात है, जो ऑलरेडी हार्ट के अंदर ब्लड है उस वो आगे निकलेगा तो पीछे से ज्यादा और ब्लड आएगा। ठीक है, जब जो पहले वाला ब्लड है वो ही एक्टिवली अच्छी तरह पंप नहीं हो रहा तो पीछे से वीनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा जो कर्व है वो डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये है नॉर्मल कर्व। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल कर्व है। अगर रेजिस्टेंस कम कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, वीनस रिटर्न। रेजिस्टेंस क्या है, 1/2 कम कर दिया तो वीनस रिटर्न क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये वीनस रिटर्न कहाँ तक है, फॉर एग्जांपल ये ml में आप ले लें, नॉर्मल पे कितना है, 6 ml जो ब्लड है वीनस रिटर्न है वो हो रहा है नॉर्मल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम किया है तो वो मे बी 10, 15 या 20 ml पर मिनट जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज अप टू इस टाइम, इस लिमिट तक मे बी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, 2 टाइम्स रेजिस्टेंस कर देंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल में जो वीनस रिटर्न 6 था वो कम होके 5 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है। ठीक है, वीनस रिटर्न उसी लिहाज से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस कम करेंगे तो जो कर्व है वो अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे कर्व डाउनवर्ड हो जाएगी। मेथड ऑफ मेजरिंग कार्डियक आउटपुट, दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या है, कैनुलेशन ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के अंदर कैनुला पास करेंगे। ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरी और ग्रेटर वेन्स, यानी कि इनमें से किसी भी एक के अंदर कैनुला पास करेंगे और डायरेक्टली प्रेशर को मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर को यूज़ करते हुए हम डायरेक्ट मेथड से ब्लड फ्लो को मेजर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड, उसमें फिक मेथड है और उसके बाद इंडिकेटर डाइल्यूशनल मेथड है। ठीक है, जब इनका टाइम आएगा उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं कि थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करें या आज के लिए इतना ही रहने दें? आई गेस स्टार्ट कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कर लेते हैं। चलें ठीक है, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अटेंडेंस अपने सारे लोग क्या कहते हैं कि याद से लगा लें। ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ट वॉल्स। हार्ट के जो वॉल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, हार्ट की जो साउंड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आउटलाइन है, मींस कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं हार्ट वॉल्स की। द वॉल्स ऑफ हार्ट आर लोकेटेड विद इन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड आर क्रिटिकल टू प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। ठीक है, ये किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, हार्ट के चैम्बर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, काम क्या करना होता है कि हार्ट का जो प्रॉपर फ्लो है, ठीक है, उसको इन्होंने मेंटेन रखना होता है। Functions of the valves. All the valves when functioning normally act the one way valve. काम क्या करना होता है इन वॉल्व्स ने एक तरफा फ्लो को पॉसिबल बनाना है, यानी कि ब्लड को सिर्फ एक ही तरफ फ्लो करने देंगे, यानी कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। ठीक है, ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देंगे। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, तो ये ब्लड को वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं जाने देंगे। ठीक है, वाल्व ने ब्लड को सिर्फ एक तरफा फ्लो को पॉसिबल बनाना है, यानी कि एक ही तरफ को फ्लो करवाना है। ठीक है, उसको वापस नहीं जाने देगा। allowing the blood to flow either from one chamber to another or allowing the blood to flow out of heart in only one direction। इसकी समझ आ गई है? The valves control the flow of blood through the heart by opening and closing during the contraction of the heart। ठीक है,
ये कॉन्ट्रैक्शन जिस वक्त हार्ट की होती है उस वक्त ओपन और क्लोज होके क्या करते हैं कि ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में और एक चैम्बर से आगे फिर ब्लड वेसल्स में पंप करके इस तरह ब्लड के फ्लो को एक तरफा पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन ऑफ द वाल्व्स आर कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड विद इन द हार्ट, ठीक है। किस वजह से ये जो हार्ट वाल्व्स हैं ओपन और क्लोज होते हैं? ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से ओपन और क्लोज होते हैं, जो कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें जनरेट होता है। एज वेल एज सम मसल्स लोकेटेड विद इन द हार्ट, और उसके अलावा कुछ मसल्स होते हैं जो कि हार्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो कि इन वॉल्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, जिनको पेपिलरी मसल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये देखें जी, राइट एट्रियम है, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ये माइट्रल वाल्व है, ठीक है। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये एओर्टिक वाल्व है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस तरफ को जा रहा है? एओर्टा में। लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है, तो जिस वक्त ये लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा उस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो रहा होगा, ठीक है। डायलेट होके ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। उस वक्त ये वाल्व ओपन होगा, ठीक है। जिस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ये वाल्व खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व क्लोज होगा और ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा तो ब्लड इस साइड से आके इस साइड को फ्लो करेगा। यहाँ से ये वापस दोबारा एट्रिया में नहीं जाएगा, वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड एट्रिया में नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा ये वाला जो वाल्व है माइट्रल वाल्व ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ओपन कौन सा होगा? एओर्टिक वाल्व। और उससे क्या होगा? ब्लड किस साइड को जाएगा? एओर्टा के अंदर फ्लो करेगा। इसी तरह ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड किस साइड को आ रहा है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। जिस वक्त राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वाल्व ओपन होके ब्लड को इस तरफ को आने देगा, ठीक है। जिस वक्त राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये वाल्व क्लोज होके ब्लड को किस साइड को लेके जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, ठीक है। Types of valve. The four valves are known as tricuspid valve and mitral valve. These are also known as atrioventricular valve. इनको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल्स के साथ जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एओर्टिक वाल्व एंड द पल्मोनरी वाल्व। दीज आर आल्सो नोन एज सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये जो वेंट्रिकल्स हैं उसको आगे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। मेरा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का दिल कर रहा है, लेकिन जिस तरह आप लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हो इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। ये कौन सा है? पल्मोनरी वाल्व, जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से किसकी तरफ जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, ठीक है। ये कौन सा है? पल्मोनरी वाल्व। ये माइट्रल वाल्व है, ठीक है। और ये कौन सा है? एओर्टिक वाल्व। जो माइट्रल वाल्व है इसका आप लोगों ने याद रखना है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, इसके दो कस्प हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये जो काइंडली अपना जो माइक है उसको बंद रखें, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है उसमें तीन कस्प होते हैं, ठीक है। और ये जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। वही सेम चीज, बाइकस्पिड के ये टू कस्प दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ये ट्राइकस्पिड है, इसके थ्री कस्प हैं। और दूसरे एओर्टिक और पल्मोनरी को सेमी ल्यूनर कहते हैं, ठीक है। लोकेशन, ट्राइकस्पिड लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। Pulmonary located between the right ventricle and pulmonary artery. Mitral located between the left atrium and left ventricle. Aortic located between the left ventricle and aorta. इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बातें लिखी हुई हैं। अभी हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की। 20 स्लाइड्स कर लेते हैं, अभी हो जाएंगी, ठीक है। Closes of the upper right chamber that holds blood coming from
द बॉडी। इसने काम क्या करना होता है कि जो राइट चैम्बर है उसको क्लोज करके रखना है, ठीक है, और रिसीव करता है जो कि ब्लड आ रहा होता है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द राइट एट्रियम, ओपन्स टू अलाउ द ब्लड फ्लो टू फ्लो फ्रॉम टॉप राइट चैम्बर टू द लोअर राइट चैम्बर। इसने काम क्या करना होता है, राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में फ्लो करवाना होता है, ठीक है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रियम व्हेन ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, ठीक है। इसने काम क्या करना है कि जिस वक्त ब्लड वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, उस वक्त ब्लड के फ्लो को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है। रिलेटेड वाल्व प्रॉब्लम्स, इस इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ट्राइकस्पिड वाल्व में? ट्राइकस्पिड एट्रीशिया यानी कि कंजेनिटली पैदाइशी तौर पर ये वाल्व क्या हो, इस बंद हो, ठीक है। उसके बाद आया ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, अगर ये रीगर्जिटेट करे, ठीक है, जिस वक्त जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे उस वक्त ये अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो सके, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से क्लोज नहीं होगा तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से वापस किस तरफ को फ्लो कर सकता है, राइट एट्रियम की तरफ। रिगर्जिटेशन में यही प्रॉब्लम होती है कि ब्लड वापस बैकवर्ड फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ। उसके बाद है ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इस प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। नैरो होने की वजह से फिर एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और जो राइट एट्रियम है उससे ब्लड जब राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एबनॉर्मल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट की बात करें, क्लोज ऑफ द लोअर राइट चैम्बर। इसने काम क्या करना होता है, राइट चैम्बर को क्लोज करना है, ठीक है। ओपन्स टू अलाउ ब्लड टू बी पंप फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। इसने काम क्या करना है कि जब ये ओपन होगा तो ब्लड को हार्ट से लंग्स में पंप कर देगा, वेयर इट विल रिसीव ऑक्सीजन, जहाँ पे ये फिर जाके ऑक्सीजनेशन होगी लंग्स में जाके, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स होती हैं कि या तो पल्मोनरी स्टीनोसिस हो जाएगी। स्टीनोसिस में क्या होगा कि जो वाल्व है नैरो हो जाएगा, ठीक है। जब नैरो होगा तो उसमें से सही तरीके से ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल सकेगा, ठीक है। नॉर्मली जितना वाल ओपन होता है उससे थोड़ा ओपन होगा, नर्विंग हो जाएगी फाइब्रोसिस की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है। नर्विंग की वजह से एक तो एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और उसके अलावा ब्लड सही तरीके से पूरे तरीके से पंप नहीं हो सकेगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी पंप। उसके अलावा पल्मोनरी रिगर्जिटेशन हो सकती है। रिगर्जिटेशन में ये है कि जब राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके दोबारा रिलैक्स कर रहा होगा तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस राइट वेंट्रिकल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, वो पूछ सकता है।